तो आज हम लोग अब आ गए हैं 6 जुलाई के द हिंदू पेपर में। हाँ, 7 जुलाई है। और तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। हाँ हाँ, 7 जुलाई 2026। तो आज हम लोग 7 जुलाई 2026 के हिंदू पेपर के उन समाचारों को हाँ देखेंगे, बात करेंगे जो कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो सबसे पहले आज का नया समाचार जो है उसे हम लोग पकड़ते हैं। एस सी ओ यानी संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका शिखर सम्मेलन हुआ है और भारत का इस पर कूटनीतिक रुख क्या है, इस पर बात करेंगे। तो आइए एससीओ को जानते हैं। हाँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यह एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग और चीन में है। पूछा है क्वेश्चन, याद रखेंगे, पूछ सकता है। सदस्य इसका कौन सा होगा? भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। हाल के वर्षों में पूछेगा, ईरान और बेलारूस के शामिल होने से सदस्य संख्या और बढ़ गई है। आज का होमवर्क, एससीओ में कितने सदस्य हैं? आज का होमवर्क ये है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं। अब एससीओ ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। यह एससीओ का एक अस्थाई अंग है। आ गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा गुरुजी, पूछ देगा। रैट्स का मुख्यालय कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। हाँ, यही ताशकंद में समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के साथ में। 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध और ताशकंद की समझौता 66। ठीक, उसमें भारत से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से अयूब खान शामिल हुए थे। तो रैट्स जो है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अस्थाई अंग है। इसका हेड ऑफिस ताशकंद में है। मुख्य कार्य इसका आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अलगाववाद यानी जो अपने चीजों से अलग होना चाहता है, जैसे पंजाब के खालिस्तानी से, वह भारत से अलग होकर नया देश बनाना चाहता है। तो अलग होने की विचारधारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? अलगाववाद। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। असम में कुछ बोडो उग्रवादी संगठन है जो असम को क्या करता है, करना चाहता है बंगाल से ही भारत से अलग करना चाहता है। जो एक राज्य से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व की बात करे, ऐसे विचारधारा को अलगाववादी विचारधारा या सेपरेटिस्ट विचारधारा कहते हैं। बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी हम अलग होने की बात करते हैं तो तब तक कोई देश तो नहीं चाहेगा कि उससे कोई चीज टूट के अलग हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं कमियां होती है तब तो लोग अलग होना चाहता है। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी वहां की कहीं की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वह बातचीत के माध्यम से उन कमियों को दूर करे। हाँ, जैसे भारत सरकार लगातार बातचीत कर रही है, मणिपुर में कर रही है, हाँ असम में कर रही है, पंजाब में कर रही है। तो भारत अभी तक अलगाववादी आंदोलनों से बचा हुआ है, भारत पर प्रभाव अभी नहीं आया है। हम्म हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि वर्तमान में ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य
देश हैं, जिसमें से कि आपको दो का नाम पता है, भारत और पाकिस्तान। ये भी पता है कि किस वर्ष उसने सदस्यता ली। ठीक, अब आगे के लिए संघाई कॉरपोरेशन को और बेहतर जानना है, एक बार कंट्री मेंबर जो भी है, मेंबर कंट्री, उसको चेक कर लेना है। हाँ, अब इसका मुख्य बिंदु क्या है कि भारत ने यूरेशियाई क्षेत्रों, एटलस में एक बार चेक किया जाएगा, यूरेशियाई कनेक्टिविटी परियोजना, जैसे चीन के BRI, हाँ, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। अब इसका संवैधानिक पहलू क्या है? हाँ, अनुच्छेद 51 जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, DPSP, वह राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत की विदेश नीति इसी संवैधानिक दर्शन पर आधारित है। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको याद हो गया कि भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति की जिसमें बात की गई। ठीक, नीति आयोग का क्या रुख है? नीति आयोग के आर्थिक विजन के अनुसार भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, हाँ, जिसके लिए मध्य एशिया और यूरेशियाई बाजार तक अपनी सुरक्षित और स्वतंत्र पहुंच बनाना होगा। हाँ, आयोग कनेक्टिविटी के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, होमवर्क लिखिए कि उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा क्या है और इससे भारत को क्या फायदा है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है और इससे भारत को क्या फायदा है। यही है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ठीक, और एटलस में आप लोग कल पता करके आएंगे कि चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। गुड, हाँ, चाबहार, और इसको भारत लिया था, हाँ, उड़ा दिया, भारत लिया था, बाद में छोड़ दिया, अभी हमें उड़ गया है ये। हाँ, फिर से भारत इस पर बात कर रहा है, तो चाबहार बंदरगाह के विकास का भी समर्थन करता है। ठीक, अब इसका योजनागत मूल्यांकन क्या है? भारत की, देखिए भारत की पॉलिसी है तो ध्यान देना ही होगा, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, लिख लीजिए क्या है भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। दो पॉलिसी अभी आई, पहला INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, दूसरा आया हाँ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के मंच से मेल खाती है, लेकिन दिक्कत क्या है? फिर एक होमवर्क आ गया, ये भी लिखिए, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक, हाँ, द्वारा भारतीय संप्रभुता, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑफिस में POK के बारे में। ठीक, कल का न्यूज है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर के रूप में हाँ स्वीकार करना शुरू किया है, जिस पर भारत सरकार ने जोरदार आपत्ति दर्ज की है। इसीलिए मैं अपने वीडियोज में एक बार कहा था, तो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने मुझे काफी ट्रोल किया। मैंने उसे कहा था कि भारत ही नहीं, दुनिया ही नहीं, मानवता का अगर सबसे कोई बड़ा दुश्मन है इस धरती पर, वह अमेरिका है। इसीलिए अमेरिका से दूरियां बनाई रखनी चाहिए। इससे पहले भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए वह अमेरिका से दूरी बनाए रखते थे। यह पहला मौका है जो कि हम जाके अमेरिका के गोद में बैठ गए हैं। इसीलिए अमेरिका POK को पाकिस्तानी कश्मीर बता रहा है, जो कि भारत के लिए आपत्तिजनक है। वही बात है, यह जो बात मतलब हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, उसमें
चीन भी है और पाकिस्तान भी है। और चीन और पाकिस्तान का अपना एक प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके कारण भारत की संप्रभुता और POK से यह गुजरता है। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर से ऊपर अभी एटलस में हम लोग देख रहे थे, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, उल्लंघन करना एक बड़ी कूटनीतिक गतिरोध है। भारत को मध्य एशिया में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रशासनिक तेजी लानी होगी। हम्म हम्म यानी एक ऐसा गलियारा, जैसे कि अभी हम लोग कहीं पर जाते हैं तो टोल मिलता है, जाम मिलता है, बहुत सारा चीज होता है, तो सामान को पहुंचने में टाइम लगता है। तो दो कंट्री आपस में अगर बात करके ऐसा गलियारा बनाए जहां पर कि टैक्स ना लगे, टोल ना लगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कितना जबरदस्त होगा, सस्ता भी सामान होगा और दूर दराज का सामान भी कहीं भी प्रोडक्शन कर सकता है, कोई भी मार्केट में बेच सकता है। ये एक बेनिफिट है। लेकिन भारत भी इससे जुड़ना चाहता था, लेकिन भारत ने क्या किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, ये जो कॉरिडोर है ये POK से गुजरता है और भारत इस पर आपत्ति दर्ज करता है कि POK तो मेरा है, अगर ये POK से सड़क गुजरेगी तो अनुमति मेरी चाहिए। लेकिन चाइना भारत से ना पूछकर पाकिस्तान से अनुमति लेता है, इसीलिए भारत CPEC को ऑब्जेक्ट करता है, इसका विरोध करता है। हाँ, अगर चाइना POK वाले मैटर को सुलझा ले तो भारत भी CPEC से जुड़ सकता है और भारत को भी जबरदस्त फायदा होगा। कहीं न कहीं CPEC जो है भारत का ही पुराना सिल्क रूट है। ठीक, सिल्क रूट था ना भारत में, तो वो सिल्क रूट ही यही है। ठीक, ये हो गया पहला समाचार। पहले समाचार में कितने होमवर्क मिले हैं? 5। आगे आइए दूसरा समाचार। हाँ, अभी अभी जो असम में बाढ़ देख रहे हैं आप लोग, भयंकर भीषण बाढ़ है। बहुत लोग देखने वाला दृश्य नहीं है, जानवर, मवेशी, आदमी, बच्चे बुरी तरह से, पता नहीं इतने दिनों से सरकार है हिमंता बिस्व शर्मा की, ठीक, फिर भी इस साल असम के लोग बाढ़ में डूब के मर गए। हाँ, और हिमंता बिस्व शर्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। जबकि अमित शाह पिछले साल या से 5 साल पहले कहा था कि असम में भाजपा को जिता हम बाढ़ मुक्त कर देंगे। हाँ, तो असम वाला सुनने में गलती कर दिया। हाँ, अमित शाह बाढ़ मुफ्त कह रहा था, ये लोग मुफ्त समझ लिया। इस बार बाढ़ फ्री में दे रहा है। ठीक, आ जाओ, न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग क्यों होता है? यह सामान्य ग्रामीण बाढ़ से भिन्न है, क्योंकि शहरों में कंक्रीटीकरण, कंक्रीट स्ट्रक्चर के कारण जमीन पानी नहीं सोख पाती, जिससे कम समय की तेज बारिश में भी ड्रेनेज सिस्टम ठप हो जाता है। पूर्णिया जाम, अरे पत्थर ईटा पत्थर रे, कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिए हम लोग। स्पंज सिटी क्या है देखो, यह शहरी नियोजन का आधुनिक मॉडल है। पूछने वाला क्वेश्चन है। शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे वर्षा जल को सोख सके, उसे प्राकृतिक रूप से फिल्टर भी कर सके, बाद में उसका उपयोग कर सके। इसीलिए कहते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी टारगेट टॉप चैनल को फॉलो कर दीजिए। ये सब खतरनाक न्यूज नहीं मिलेगा, और सब जगह जाइएगा वो लोग पता नहीं किस तरह से न्यूज डिजाइन करते हैं कि करंट पता ही नहीं चलता है। कोई वन लाइनर, इसको पढ़िए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए, आपका क्वालिफिकेशन है, हो जाएगा आपका। इसके तहत पारगम्य फुटपाथ, हाँ, परमिएबल, हाँ, पेवमेंट, शहरी आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स और रूफटॉप गार्डन बनाए जाते हैं। नोडल एजेंसी इसका कौन है? हाँ, अर्बन फ्लड का। तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नोडल संस्था है, जिसने शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं। ठीक, तो हम लोग आते हैं
अनुच्छेद 243 का डब्लू यानी भाग 9। ठीक, 243 के डब्लू में जो कि 12वीं अनुसूची में है, हाँ इसी में 9 का, अब आप देख लीजिए ग्राम पंचायत किस भाग में है, ठीक, नगर निगम किस भाग में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस भाग में है, तीनों भाग लिख के लाना है। कौन सा? ग्राम पंचायत, लिख लीजिए होमवर्क, ग्राम पंचायत, दूसरा नगर निगम, तीसरा सहकारी समिति। इसका संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? ग्राम पंचायत, नगर निगम और सहकारी समिति। ठीक, हाँ तो आ जाइए 243 के डब्लू में, इसमें शहरी नियोजन, हाँ 243 का डब्लू में ये नगर निगम का अनुच्छेद है। इसमें शहरी नियोजन, जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य पूरी तरह से नगर पालिका पर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे पूर्णिया में नगर निगम है ना, पूर्णिया में अगर आपको हाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराना हो और वार्ड मेंबर का रहा हो या मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आप उसे हाँ 243 का डब्लू अनुच्छेद पढ़ा दीजिए, वो समझ जाएगा कि इतने मतलब शहरी नियोजन, जल आपूर्ति और सार्वजनिक व्यवस्था पूरी तरह से नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है 243 के डब्लू अनुच्छेद के तहत। ठीक, नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग ने अपनी जल प्रबंधन रिपोर्ट में बार बार चेतावनी दी है कि भारतीय शहरों को जल संवेदनशील शहरी डिजाइन की तत्काल आवश्यकता है। आयोग का सुझाव है कि शहरों में जल निकायों, वाटर बॉडीज के अतिक्रमण को तुरंत रोका जाए और विकास सूचकांक में पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाए। यानी जो भी नदियां जो कि सूख चुकी है, वो से पोखर जो कि बंद पड़ चुके हैं, उन सारे जलाशयों को अगर हम फिर से जीवित करते हैं तो हो सकता है शहरी बाढ़ प्रबंधन में हम कामयाब हो सके। हाँ, जो स्पॉन्ज हो रहा है, बस वही। अब यहाँ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे कि प्लान सिटी तो बनता नहीं है कि पहले प्लानिंग किया जाए तब सिटी। यहाँ तो पहले लोग घर बना लेते फिर सोचते अब सड़क कहाँ से लाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लानिंग के लिए, इसीलिए प्लानिंग करना होगा, इसीलिए नए बच्चे को जॉब में जाना होगा जो कि बेहतर प्लानिंग गवर्नमेंट को दे सके। हाँ, अब बूढ़े सब जो हैं वो अब उस लायक नहीं बचे हैं, इसीलिए डिमांड है यंग जनरेशन का, जो कि आपके जैसा सुझाव गवर्नमेंट को दे तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे। यहाँ सुझाव ही नहीं मिलता है। हाँ, एक लिखिए योजना, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, अमृत योजना को कल पता करना है क्या है, और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट तो दिया जा रहा है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज के पास तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय स्वायत्तता की भारी कमी है, जिसका परिणाम यह है कि योजना कागज पर तो मजबूत है, ठीक, लेकिन जमीनी स्तर पर बाढ़ का संकट हर साल गंभीर हो रहा है। इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए और बेहतर अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देश को दीजिए। चलिए आखिरी न्यूज पर आते हैं हम लोग। हाँ, आज बढ़िया बढ़िया समाचार का कलेक्शन हो गया था। अब है एनजीटी और ई कचरा। ई कचरा, ई कचरा समझ रहे हैं? जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को यूज करते हैं, बाद में खराब हो जाने पर उसे फेंक देते हैं, तो वो तो इन्वायरमेंट में ही ना मौजूद रहता है, तो वही कचरा जो कहलाया, क्या कहलाया? ई कचरा। तो आइए, एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्थापना पूछ देगा। हाँ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में है।
भारत पर्यावरण के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने वाला दुनिया का, ठीक है, नोट कर लीजिए, दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश है। ठीक, तो अब आप लोग होमवर्क लिखिए, दो कौन देश है जो पर्यावरण के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाए। लिखिए क्वेश्चन, पर्यावरण के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनाने वाले देश। हाँ, जिसमें भारत तीसरा लेकिन पहला विकासशील देश है। अब एनजीटी के पास में शक्तियां क्या सब है? एनजीटी नागरिक प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड के तहत 1908 के नियमों से बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। इसके निर्णय के खिलाफ आप केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दूसरा किसी भी अदालत में नहीं। ठीक, ये हो गया एनजीटी। अब आते हैं ई कचरा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यानी तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश है। ठीक, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश है। अब ये पता करो पहला और दूसरा, मैं जान रहा हूं, कल बताऊंगा। ठीक, अब देखो क्या है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अनिवार्य किया गया है। ये सब टर्म जो है, ये जो भी बच्चा बीपीएससी या यूपीएससी या इस बार जो टीआरई एग्जाम हो रहा है, टीआरई एग्जाम में पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, तो ये वाला जो सेगमेंट हम लेते हैं कि नीति आयोग का क्या रुख है किसी भी समाचार पर, तो वह पीटी के लिए कम इम्पोर्टेंट है, वह मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए जो टीआरई की तैयारी करते हैं वह भी वीडियो देखे, फायदा ही होगा, कोरोना नहीं होगा, गारंटी। संवैधानिक नीति, अब आइए फिर अनुच्छेद 21, कल भी चर्चा हुआ था इसका, जीवन जीने का अधिकार। न्यायपालिका के अनुसार, हाँ, अपनी सरकार से डिमांड करिए, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। तो दिल्ली में जो बच्चा प्रदूषण वाला हवा में जी रहा है, तो क्या उसके मौलिक अधिकार की रक्षा हो रही है? नहीं हो रही है। इंदौर में जो बहुत सारे लोग, हाँ, नाली का पानी पीकर मर गए, तो क्या उनके अनुच्छेद 21 का रक्षा हुआ? नहीं हुआ। तो देश आजाद हुआ है, हम लोग नहीं। क्या आजाद हुआ है? भारत आजाद हुआ है। आदमी अभी भी गुलाम है, अब गुलाम ऐसे मरता है। बिल्कुल, अरे आ गया है, एनजीटी ही रिपोर्ट दिया है अपने। गौर करने वाली बात है जी, गौर करने वाली बात है, जिस इंदौर में, हाँ, दूषित पानी पीने से लोग मर गए, वही इंदौर भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर है। अब समझिए, भारत का जो नंबर 1 स्वच्छ शहर है उसमें वह पानी मिलता है, तो पूर्णिया का आदमी क्या पीता होगा? लाइन बाजार का कचरा। पूर्णिया का आदमी लाइन बाजार का कचरा ही पी रहा है। ठीक है, इसीलिए पूर्णिया या सीमांचल वाले एरिया में रहने वाले जितने भी बूढ़े हैं, 50 साल के बाद सभी को देखिए हड्डी का बीमारी होता है, टांग टूट जाता है। तब तो पूर्णिया लाइन बाजार में खाली कौन सा स्पेशलिस्ट है? हड्डी रोग विशेषज्ञ। पहले पानी खराब किया, हड्डी कमजोर किया, अब अपना आके दुकान खोल लिया, भरपूर कमा रहा है। बचा नगर निगम, तो किसको मतलब है नगर निगम से? उसका अपना भाई, भतीजा, पति, दादा, दादी,
मेयर बन गया, वार्ड कमिश्नर बन गया, हो गया। इसीलिए बोले आजाद क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को? देश आजाद हुआ था, नागरिक नहीं। नागरिक आजाद होता तो जंतर मंतर पर कुत्ता की तरह मारता रे, हद बात करता है। एनजीटी इसी अधिकार की रक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, ताकि हम लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत बेहतर पर्यावरण मिल सके। रुक, नीति आयोग का रुख, फिर जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो देखिए। नीति आयोग भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कई बार बातचीत हो चुकी है, सर्कुलर इकोनॉमी की, को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। आयोग के अनुसार ई कचरा केवल प्रदूषण नहीं है, बल्कि इसमें सोना, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ मटेरियल भी होते हैं। यदि इनका सही से रिसाइकलिंग किया जाए तो भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। अभी रेयर अर्थ एलिमेंट में चाइना सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अभी चाइना से कोई हाथ नहीं मिला पा रहा है। अगर भारत रेयर अर्थ एलिमेंट को ऑक्यूपाई कर लेता है तो भारत चाइना से आगे निकल सकता है। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत सारा मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, मंदिर में चोरी करना है, सबकी बात बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीपीयू, ठीक। अब आ जाइए फिर। हाँ, बोलिए। भटक गए, पहले आ जाइए यहाँ पर, उस पर भी जवाब हो जाएगा। ठीक, योजनागत मूल्यांकन, ई कचरा प्रबंधन कैसे करना है। हाँ, रिसाइकलिंग का ढांचा तो तैयार किया गया, लेकिन भारत का 90% से अधिक ई कचरा असंगठित क्षेत्र, इन्फॉर्मल सेक्टर में बिना किसी सुरक्षा मानकों के प्रोसेस होते हैं। जब तक कचरा बीनने वाले को, गौर किया जाए, औपचारिक तंत्र यानी फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल नहीं किया जाता, तब तक यह नीतिगत अंतर बना रहेगा। यानी जितने भी कबाड़ी वाले हैं सबको रजिस्टर्ड कीजिए, कबाड़ी वाले रजिस्टर्ड, और उनको यह ट्रेनिंग दिया जाए कि किस कचरा को कैसे कैसे अलग किया जाए। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, ई कचरा, उसके लिए फिर एक अलग बॉडी बने, वहां पर उसका रिसाइकलिंग हो। ठीक, यहाँ पर कबाड़ी वाला एक ऐसा जगह है जहाँ पर सारा कचरा मिक्स रहता है, उससे कितने ज्यादा पोल्यूशन होते हैं, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो ये 3 समाचार आज था 7 जुलाई की हिंदू का। उम्मीद है जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है यह आपके लिए उपयोगी है। तो लगातार हम लोग आपकी सेवा में बने रहते हैं, आप भी हमारे साथ बने रहे। सोशल मीडिया में ASG, अगर मान के चलिए फेसबुक पर आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, लार्ज नहीं हो रहा है स्क्रीन, आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, काम की चीजें हैं, हो जाएगा।